स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक साइज, एक स्टडी करेंगे आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, और एक टॉपिक अपन लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीन टॉपिक आज अपन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एटॉमिक साइज। ठीक है, देखो एटॉमिक साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। इसमें अपन मेन फोकस करेंगे 3D सीरीज को। अगर 3D सीरीज की मैं बात करूं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक साइज लगातार डिक्रीज होती है। इसके बाद में मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, इनकी साइज लगभग बराबर होती है। और फिर अपन बात करते हैं जिंक की, तो इसकी साइज बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? स्कैंडियम से क्रोम तक साइज डिक्रीज क्यों होती है, उसका रीजन क्या है? तो यहां पर अपन दो फैक्टर पढ़ेंगे। इसमें एक फैक्टर है जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो दूसरा होगा वो अपना होगा शील्डिंग इफेक्ट। तो यहां देखो स्कैंडियम से क्रोम तक जाते हैं तो लगातार साइज घट रही है। इसका रीजन क्या है कि लगातार स्कैंडियम से क्रोमियम तक एटॉमिक नंबर बढ़ने से और जेड इफेक्ट बढ़ जाता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। यानी कि जेड इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट के। तो जेड इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतनी कम होगी। अब अपन बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। तो शील्डिंग इफेक्ट भी स्कैंडियम से क्रोम तक बढ़ता है, और शील्डिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। यानी यहां दो फैक्टर है, जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट है। जेड इफेक्ट जो है वो जेड इफेक्ट एटॉमिक साइज को डिक्रीज करने की कोशिश करता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एटॉमिक साइज बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन स्कैंडियम से क्रोमियम तक जेड इफेक्ट ज्यादा इंक्रीज होता है, ये मोर इफेक्टिव होता है, ये मोर इफेक्टिव होता है, और शील्डिंग इफेक्ट होता है कम इफेक्टिव। इसलिए नेट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है स्कैंडियम से क्रोमियम तक। अब आगे आ जाओ, क्रोमियम के बाद एमन से कॉपर तक लगातार साइज जो है सेम बनी रहती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यहां पर एमन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, यहां तक जेड इफेक्ट और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, और यहां पर दोनों ही इफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जेड इफेक्ट की वजह से जो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी
शील्डिंग इफेक्ट की वजह से उतनी साइज इंक्रीज हो जाएगी, दोनों बैलेंस कर लेंगे। तो यहां पर इस केस में जेड इफेक्ट और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए एम1 से कॉपर तक साइज लगभग क्या रहती है, इक्वल बनी रहती है, अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद अपन कॉपर से जड़न की बात करें तो देखो साइज इंक्रीज हो गई। इसका रीजन क्या है कि कॉपर से जड़न तक जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट जो है मोर इफेक्टिव हो जाता है। मोर इफेक्टिव हो जाता है देन जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट से ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से कॉपर से जेड तक जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ एक मैंने ग्राफ बनाया है, तो ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ये केवल एक रफली ग्राफ बनाया गया है ताकि आप समझ सको कि स्कैंडियम से क्रोम तक साइज डिक्रीज होती है और उसके बाद में कॉपर तक इक्वल होती है, फिर जेड पर वापस बढ़ जाती है। बाकी इस ग्राफ में बहुत सारे वेरिएशंस हैं, अगर अपन एक्चुअली इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो ये थी आपकी एटॉमिक साइज ऑफ 3D सीरीज। अगर अपन बात करते हैं 4D और 5D सीरीज की, तो मैं आपको बता दूं कि जो 3D सीरीज है उनकी जो एटॉमिक साइज है वो 4D सीरीज से छोटी होती है, यानी 4D सीरीज की साइज बड़ी होती है क्योंकि नए सेल जो है वो बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर 5D सीरीज की बात करें तो जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनकी साइज जो 4D सीरीज है उनकी साइज की इक्वल होती है। अब यहां देखो 3D सीरीज से 4D सीरीज जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, 4D सीरीज से 5D सीरीज जाते हैं तो साइज लगभग बराबर बनी रहती है। यानी मैं बात कर रहा हूं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ एक ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर 4D 5D की साइज लगभग बराबर है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो 5D सीरीज चलती है तो लेंथेन के बाद 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं और ये 14 लेंथेनाइड एलिमेंट जो होते हैं उनमें पाया जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, जिसकी वजह से 5D सीरीज के एलिमेंट्स की जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उतनी साइज बढ़ती नहीं है, वो लगभग 4D के बराबर रह जाती है। तो ये था आपका टॉपिक एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सेकंड टॉपिक अपना होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, सेकंड टॉपिक अपना है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लगातार जो है लेफ्ट टू राइट जाते तो बढ़ती है, और ये जो इंक्रीमेंट है ये इंक्रीमेंट 3D सीरीज में, ये इंक्रीमेंट जो 3D सीरीज होती है उसमें कम देखने को मिलता है, लेकिन 4D सीरीज में और 5D सीरीज में ये जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। हम यहां पर फोकस रखेंगे 3D सीरीज के ऊपर, ठीक है। अब देखो 3D सीरीज की अपन बात करें तो उसमें होते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो लगातार स्कैंडियम से जेडन तक
इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है, उसका रीजन है इनका जेड इफेक्ट यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं उसके बेस पर वेरियस टाइप की होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और तीसरा निकलेगा तो उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कॉपर और क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम होती है, जबकि इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। सेकंड जो है वो ज्यादा होती है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s1। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेगा इसके पास 3d10 कंप्लीट फील्ड है जो कि मोर स्टेबल है, इसलिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन निकालने की नेचर होती है, तो इसलिए आसानी से निकालेगा ये। यानी इसको निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसी प्रकार से क्रोमियम के लिए अपन देखते हैं, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 3d5 4s1। तो यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जब ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके पास हाफ फिल्ड 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा जो कि मोस्ट स्टेबल है। तो इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए इनके पास कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह जाता है जो कि मोस्ट स्टेबल है। यही रीजन है कि कॉपर और क्रोमियम जो है उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, लेकिन अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी ज्यादा है। तो आप देख रहे हो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इसको 3d10 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसको 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 3d10 मोस्ट स्टेबल है, 3d5 भी मोस्ट स्टेबल है हाफ फील्ड होने की वजह से। तो इसलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो यानी कॉपर और क्रोमियम की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है। बाकी अगर अदर एलिमेंट्स देखें 3d सीरीज के, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, Mn है, कोबाल्ट है, निकिल है, जिंक है, अगर उनकी अपन बात करते हैं तो उनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कॉपर और क्रोमियम से कम होती है। और जिंक में तो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसका रीजन क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा उसका। ठीक है, अब अपन बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। अगर अपन देखें Mn2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव, इन दोनों की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ ना, अगर Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं तो वो आता है 3d5 4s2, और Z का लिखते हैं तो वो होता है 3d10 4s2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसके पास Zn के पास 3d10 कंप्लीट फील्ड हो गया और Mn के पास 3d5 हाफ फील्ड हो गया। तो इनकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? वो यहाँ 3d10 से निकलेगा और यहाँ 3d5 से निकलेगा। तो 3d10 क्या है? मोस्ट स्टेबल है, और 3d5 भी मोस्ट स्टेबल है, इसलिए मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी ज्यादा चाहिए।
और यही रीजन है कि Mn2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाई होती है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कॉपर और क्रोम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम क्यों होती है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि कॉपर और क्रोम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होती है। एक क्वेश्चन बन सकता है Mn2 प्लस और Zn2 प्लस की जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा क्यों होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, स्कैंडियम से Zn तक जाते हैं तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लगातार इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीजिंग अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये था आपका टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड अपना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अपना जो फोकस रहेगा वो 3D सीरीज पर ही फोकस रहेगा। अगर अपन बात करते हैं हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। अगर 3D सीरीज में किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है इसका पता लगाना, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल्स, और प्लस में नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d ऑर्बिटल्स प्लस नंबर ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो अपन 3D सीरीज ले लेते हैं। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, Zn है। ठीक है, अब इनकी अपन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो कैसे निकालेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये 3D है और ये 4s है। स्कैंडियम में एक होता है और दो होते हैं 4s में। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3D कितना हो गया, बाकी तो खाली है 1 2 3 4, बाकी चार तो खाली एक में ही है। 1 और 2 क्या हो गए 3, यानी क्या आ गया प्लस 3। इसी प्रकार से टाइटेनियम में देखो, अगर टाइटेनियम में देखते हैं तो यहाँ 1 ये 2, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल कितने आ गए प्लस 4। इसी प्रकार से अगर वेनेडियम की अपन बात करते हैं तो वेनेडियम में 1 2 3, 3 ये 2 ये कितने आ गए 5 आ गए। ऐसे क्रोमियम का अपन निकालते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 इसमें अनपेयर है और एक इसमें अनपेयर है। 5 में कितने हो गए 6। इसी प्रकार से Mn की अपन बात करते हैं, Mn में ये 1 2 3 4 5 और 2। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो 5 तो ये हो गए 1 2 3 4 5 और 2 ये हो गए, कितने हो गए 7 हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे ऐसे के लिए आप निकालो तो आप देखो पेयरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे 1 2 3 4 5 अनपेयर थे। अब अगर आयन की अपन बात करते हैं तो 3D में इलेक्ट्रॉन पेयर होने शुरू हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे।
तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस प्रकार से यहाँ देखो 1 2 3 4 इन पे इलेक्ट्रॉन है और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए 6। तो यहाँ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए। ऐसे कोबाल्ट के लिए निकालते हैं अपन। कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये 1 2 3 4 5 6 7 और 2 इसमें होते हैं। तो यहाँ देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये हो गए, तो 3 अनपेयर और 2 हो गए NS के अंदर, यानी 4s के अंदर, तो टोटल हो गए 5। तो यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ तक +3 +4 +5 +6 +7 इंक्रीज हो रही थी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ कम हो गई क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग और ज्यादा होगी तो +5 हो गई। इसी प्रकार से अगर Na के लिए देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो यहाँ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे। तो ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए N-1d में और 2 किस में NS में। तो यहाँ 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए +4। ऐसे कॉपर के लिए देखो, कॉपर का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो N-1d तो अनपेयर है नहीं, सारे पेयर हैं। NS में जो एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, तो मैं यहाँ +2 को भी लिखूंगा। अगर जनरली की अपन बात करते हैं जिंक, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये पूरा भरा होगा। तो N-1d में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना पे, किस में है NS में, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ये जोड़ लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो ये इसकी क्या होगी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ मैंने थ्योरेटिकली बताया है कि किसकी कितनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है प्रैक्टिकली वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन हो चुकी हो, यानी उसके कंपाउंड नॉन हो, ये कोई जरूरी नहीं है। यहाँ मैंने थ्योरेटिकली जो है इसकी स्टडी की है, ठीक है। देखो इस टेबल में आपको स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जेडस की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दिखाई गई है। किसकी कौन सी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो अपन ने कैलकुलेट करके पहले बता दी। अब इसके अंदर कुछ ब्रैकेट्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बता रखी है। एक्चुअल में वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो मोस्टली कंपाउंड के अंदर पाई जाती है, या अपन कह सकते हैं कि इन एलिमेंट्स के सबसे ज्यादा अब तक जो कंपाउंड मिले हैं उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिले हैं, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं स्कैंडियम की। अब आप देख रहे होंगे स्कैंडियम +3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों करता है, +2 क्यों नहीं करता, उसका क्या रीजन है। तो मैं आपको बता दूं जो स्कैंडियम है उसकी तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो पहले फर्स्ट निकलेगा, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो कम होती है, या अपन कह सकते हैं कि स्कैंडियम के लिए तीनों आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है वो कम होता है, जिससे 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाते हैं। यही रीजन है कि स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब यहां जाओ, अगर अपन बात करें कॉपर की और क्रोमियम की, कॉपर और क्रोमियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, दिखाई देती है, क्योंकि इनके 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो निकल जाता है तो क्रोमियम के पास
3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा और कॉपर के पास 3d10 बचेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक आप इसमें देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। ज्यादातर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है ms2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी सब का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखेंगे तो सब में जो 4s है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, केवल क्रोमियम को और कॉपर को छोड़ दो, बाकी सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s2 होता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं और यही रीजन है कि ये ज्यादातर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं Zn केवल +2 शो करता, बाकी शो नहीं करता है। उसका रीजन क्या है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। उसका रीजन यही है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब 4s से निकल जाएंगे तो इसके बाद इसके पास 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, जो कि मोस्ट स्टेबल है। इसलिए Zn जो है केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अलावा शो नहीं करता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो Mn ही करता है। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं जैसे +6 है, +7 है, +5 है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एटसेट्रा जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि यदि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे वो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक नेचर के होंगे। यदि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है कंपाउंड के अंदर तो वो कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का होगा, यानी कोवैलेंट कंपाउंड होगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है कोवैलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में इंक्रीज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, इनके जो बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं जैसे ऑक्साइड मान लो, उनकी एसिडिटी भी बढ़ती है। तो इसमें Mn बेसिक MnO3 MnO2 ये होते हैं एम्फोटेरिक और MnO3 Mn2O7 ये होते हैं एसिडिक। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी एसिडिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर ये कितनी होती है +2 होती है। Mn2O3 में क्या होती है +3 होती है। MnO4 में क्या होती है +4 होती है। MnO3 में होती है +6 और Mn2O7 में होती है +7 Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ इनकी एसिडिटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक मेन बात मैं बताता हूँ, डी ब्लॉक के बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे निकल है, Fe है, कोबाल्ट है, और यहाँ तक Mn भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कुछ कंपाउंड्स के अंदर। देखो ये कौन कौन से कंपाउंड है, Fe, कोबाल्ट, निकल, Mn, इनके ये वो कंपाउंड है जिनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। तो इस प्रकार से डी ब्लॉक के ये जो एलिमेंट आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है और Mn है, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ओके, तो ये थी आपकी 3 जनरल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक